हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट, अपन 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था विद्युत धारा। और विद्युत धारा में अपने विद्युत सेलों के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि सेल को इनका संयोजन किस प्रकार होता है ना। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो कैसे निकालेंगे, और समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल या तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ आप हेडिंग पे सेलों का संयोजन। और सेलों का संयोजन के अंदर पहला अपना स्टूडेंट कौन सा आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, और आप जानते हो ना श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा होता है, जिसके अंदर अपन कोई भी अपना अगर प्रतिरोध है या सेल है, उसका एक सिरा एक दूसरे जोड़ते हैं तो उसका दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से, फिर उसका दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से, इसी प्रकार चलती रहती है ना। तो उनको अपन को जोड़ना है, तो इसका अपन डायग्राम बना के देखते हैं स्टूडेंट। से मान लेते हैं अपने पास 3 सेल ले लिया। एक बात से पहले आप नोट ला के समझो कि जो अपना सेल होता है ना, पहले शायद मैंने पढ़ा दिया ना आपको, जो सेल का प्रतीक होता है, सेल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, कि सेल का सिरा ऐसे लेते हैं अपन, और ये यहाँ पे होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध और ये होता है इसका विद्युत वाहक बल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेल का प्रतिरोध होता है ना, एक सेल का प्लस वाला, ये माइनस का। तो इस प्रकार सेल को व्यक्त करते हैं अपन अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध है तो। ओके, तो इस प्रकार। तो अब अगर अपने सेलों को अगर जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो मान लेते हैं अपने पास 3 सेल है स्टूडेंट, है ना। समझो डायग्राम को देखो आप कि ये लो अपने पास एक सेल है, पहले वाला सेल, और इसका ये E1 इसका विद्युत वाहक बल हो गया, ये सिरा प्लस का है और ये माइनस का ना, और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया अपन ने R1। ठीक है, इसी प्रकार अगर जोड़ना है तो यहाँ पे दूसरा सेल ले लेते हैं, ये लो जी, इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2, और इसका जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो R2 है। आगे चलकर ये लो जी, तीसरा ले लिया अपन ने यहाँ पे, इसका विद्युत वाहक बल मान लिया E3, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या मान लिया R2। ठीक है, इन तीनों को अपने कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और फिर इसके साथ स्टूडेंट अपने क्या जोड़ दिया, एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया बाहर, एक अपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध, ये लो जी बाह्य परिपथ में R, ये अपन ने ऐड कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, और ये सब श्रेणी क्रम में स्टूडेंट। तो इस परिपथ में जो धारा बहेगी स्टूडेंट, वो धारा क्या रहेगी स्टूडेंट, I। धारा बताओ, अपन पता है कि श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, एक समान रहती है ना। विभवांतर अलग होता है पर धारा तो क्या रहती है स्टूडेंट, एक समान ही होती है। तो ये 3 सेल थे, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया अपन ने, बाह्य प्रतिरोध R लगा दिया, इस परिपथ में धारा स्मॉल I, एक समान धारा बहेगी। तो जो अपन ने ऐड किया है वो लिख दो, चलो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या किया बताओ अपन ने, यहाँ पे माना अपन ने कितने सेल लिए, 3, कि माना 3 सेल है, 3 सेल जिनका विद्युत वाहक बल कितना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ V वा बल, विद्युत वाहक बल क्या है बताओ, E1 है, कोमा E2, और कौन है स्टूडेंट, E3। 3 है, तीनों के विद्युत वाहक बल ये हैं। और साथ में इनके बताओ क्या, आंतरिक प्रतिरोध, इनके जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो क्या है स्टूडेंट, आंतरिक प्रतिरोध हैं क्रमशः R1, R2 और क्या है बताओ, R3 है। ये विद्युत वाहक बल है और ये इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। इनको क्या कर रहे हैं बताओ अपन, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना, कि श्रेणी क्रम में जोड़कर अपन क्या कर दिया, एक बाह्य प्रतिरोध, बाहर वाला प्रतिरोध लगा दिया ना, एक बाह्य प्रतिरोध, और वो कौन है, कैपिटल R से जोड़ते हैं। ये लो जी, पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के और बाह्य प्रतिरोध R से अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, अब अपन को निकालना है स्टूडेंट कि इसका तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आएगा। तो स्टूडेंट इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर इसको अपन हल कर रहे हैं तो अपन नेट क्या लेके आना है, बस सेलों को संयोजन कर रहे हैं, तो यानी इन 3 सेलों को हटाकर मैं अगर यहाँ लगाना चाहूँ, अकेला एक ही सेल होना चाहिए मेरे पास, क्या होना चाहिए, अकेला एक ही सेल होना चाहिए। और एक ही सेल होगा तो इसका एक ही तो विद्युत वाहक बल होगा, और एक ही क्या रहेगा स्टूडेंट, इसका आंतरिक प्रतिरोध। और जो आप बाहर जोड़ रहे हो, बाहर से जोड़ रहे हैं अपन परिपथ, वो बाहर वाला प्रतिरोध क्या है अपना, कैपिटल R। यानी इस प्रकार डायग्राम बन जाना चाहिए। यानी तीनों सेलों को हटाकर एक सेल कौन सा लगाएं कि उसका विद्युत वाहक बल तो कितना हो और उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना रहे स्टूडेंट। ठीक है, तो वो मान लेते हैं भाई, अगर हटा के लगाएं तो इसका जो विद्युत वाहक बल आता है वो तो E इक्विवेलेंट आता है, और जो आंतरिक प्रतिरोध आता है वो R इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, R इक्विवेलेंट आता है। ये इसके डायग्राम है क्या है, तुल्य, यानी इसको हटाकर ऐसा डायग्राम अपन लेके आना चाहते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है अपन, यहाँ पे अपन यूज करेंगे सेल समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, पहले पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने आपको सेल समीकरण। बताओ क्या होता है सेल समीकरण। सेल समीकरण आप बोलोगे सर होता है सेल समीकरण E बराबर V प्लस आई आर। क्या होता है E बराबर V प्लस आई आर, सेल समीकरण होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर तो धारा तो क्या रहेगी, एक समान रहेगी ना, श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं V का मान निकालना चाहूँ, यानी कि टर्मिनल वोल्ट था, टर्मिनल विभवांतर, तो बताओ इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, अब ये सेल समीकरण अपन हर सेल के लगाएंगे, E1 के लिए अलग, E2 के अलग और E3 के लिए अलग। ठीक है ना, इनके सबके आंतरिक अलग अलग हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले सेल के लिए कि प्रथम सेल के लिए समीकरण लगाएं, तो बताओ इसका टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी होगी स्टूडेंट, V होगी, V1 होगी ना। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है स्टूडेंट, इसका E1 है और माइनस धारा I है और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है। ऐसे अगर अपन बात करें स्टूडेंट द्वितीय सेल की, कौन सा सेल, द्वितीय यानी दूसरा सेल, तो इसका टर्मिनल वोल्टता क्या होगी स्टूडेंट, V2 होगी और विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है और माइनस धारा I और आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट, इसका R2 है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है इसका R2 है। इसी प्रकार अगर बात करें अपन तीसरे सेल के लिए, तो उसके लिए बताओ तीसरे सेल के लिए V2 कितना हो जाएगा, V3 इक्वल टू ये क्या है, E3 है और माइनस धारा एक समान और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R3 है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है इसका, R3 है। तो ये V1 V2 V3 आ गया। ये जो टर्मिनल वोल्टता आएगी पहले सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए, तीसरे के लिए, ये जाके ऐड कहाँ पे होगी स्टूडेंट बताओ, इसके ऊपर आएगी अपने पास। इसके ऊपर टोटल कितना मान लेंगे, इसके ऊपर टर्मिनल वोल्टता कितनी है, V है। तो V तो बताओ सबका क्या होता है, अलग होता है ना। तो इन सब के मिला के टोटल कितनी होगी स्टूडेंट, V होगी। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ कि कुल टोटल निकालें, अगर अपन यहाँ पे जो अपना इसका V का मान आएगा ना, टोटल V स्टूडेंट, तो वो V बराबर कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों सेलों के कारण जो टर्मिनल वोल्टता आ रही है उन सबका योग कुल क्या आएगी, टर्मिनल वोल्टता आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर V1 V2 V3 का मान ये निकाला, जो अपने मान निकाला है, ये पुट कर दें यहाँ पे, तो रख देते हैं इसका मान यहाँ पे। तो ये V बराबर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, V1 का मान तो कितना था बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे था E1 और माइनस आई R1 था। ऐसे अगर V2 की बात करें तो क्या था, E2 और माइनस I यानी I और R2 था। और अगर V3 का बात करें तो क्या था, E3 और माइनस धारा I और आंतरिक प्रतिरोध R3 था। ठीक है, अब जो ये तुल्य विद्युत वाहक बल है, इनको जो प्लस के हैं इनको सबको एक साथ, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3, इन सबको एक साथ लिख दिया मैंने। और इन सब में जो माइनस का I, इन सब बताओ सब में माइनस I कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं अगर माइनस I कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको मैं अगर इधर भेज देता हूँ तो अपने पास ये इस प्रकार बनेगा कुछ कि E1 प्लस E2 प्लस E3, इन सब का मान होगा वो किस बराबर होगा, V प्लस ये इधर आके प्लस हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपनी मेन समीकरण आ गई कुल के लिए। ठीक है, ये अपन ने इसको पूरा सोल्व कर लिया अपने श्रेणी क्रम में। और आपको पता है कि जो सेल समीकरण इन सबको हटा के अपन अकेला ये लगा रहे हैं, तो इसकी सेल समीकरण क्या होगी, इसकी सेल समीकरण क्या होगी स्टूडेंट, तो इसकी सेल समीकरण क्या होगी यहाँ पे, अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ तो बताओ उसमें जो E है वो E क्या है स्टूडेंट, E इक्विवेलेंट है, इक्वल टू उसकी जो टर्मिनल वोल्ट है स्टूडेंट वो क्या होगी, V हो गया अकेला ये, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे धारा I बह रही है और प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट वहाँ पे R इक्विवेलेंट है ना। इसमें भी जो धारा बह रही है स्टूडेंट वो क्या है, I है और इसके ऊपर टर्मिनल वोल्ट क्या है वो V है। तो ये हो गया E इक्विवेलेंट प्लस V प्लस IR इक्विवेलेंट। अब इन दोनों समीकरण स्टूडेंट क्या करना है अपन को, तुलना, क्योंकि ये अपन ने तुल्य करके डायरेक्ट डायग्राम बनाया है और इससे दोनों मान क्या नीचे स्टूडेंट बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं इनके यहाँ पे करता हूँ तुलना, ठीक है, तुलना कर लेते हैं जी। तो जो V के पहले इधर बराबर साइड में वो E वाला पार्ट है, तो वो E वाला पार्ट किस बराबर है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर कि E वाला पार्ट है वो E इक्विवेलेंट वो बराबर है E1 प्लस E2 प्लस E3, इन तीनों को योग के बराबर है। और अगर इधर ये V है इसमें भी V है,
प्लस प्लस आई है, आई है, अब आई के गुणा में यहाँ आर इक्वलेंट है और यहाँ पे आई के मल्टीप्लाई में कौन है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यानी कि जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या आ जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो यही तो मान निकालना था अपन को यहाँ पे, इनका मान कितना आता है यहाँ पे, ठीक है। और उससे अगर मेरे को धारा भी निकालनी है, अगर धारा का मान आई बराबर, तो बताओ कुल विभव तो कितना है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे तो कुल विभव तो कितना था, इक्विवेलेंट। और कुल प्रतिरोध कितना है, एक तो आर इक्विवेलेंट है और एक आर, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यानी आप क्या जाएगा, आर प्लस आर इक्विवेलेंट। यहाँ से अपन ऐसे विद्युत धारा का मान भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। एक बात और नोट कर लेना आप, जैसे अपने पास यहाँ पे आया ये E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी जितने भी सेल आएंगे ना स्टूडेंट, सब क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे इनको, है ना। तो अगर अपन बात कर लें यहाँ पे N सेल, अपने पास कितने स्टूडेंट है, कितने सेल है अपने पास, N सेल। मैं मिटा रहा हूँ उसको ना, यहाँ से मिटाता हूँ मैं। ये लो जी, नोट ला के लिख लो आप यहाँ पे। अगर बात करें अपन नोट नंबर फर्स्ट में बात करें कि यदि अपने पास कितने सेल हैं, N सेल है, यदि है ना, यदि N सेल, कितने सेल है अपने पास, N सेल, N सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1, E2, E3 और डॉट डॉट क्या है, En। ये सब के N सेल है, बहुत सा N सेल हो गए सबका। पहले का E1 है, E2 है, E3 है, डॉट डॉट En, उनके क्या है, विद्युत वाहक बल। और इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लेते हैं अपन, आंतरिक प्रतिरोध है R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn, ये इनके आंतरिक प्रतिरोध है। और इनको अपन कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, अगर श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो इनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा, क्या आएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल, वो क्या आएगा। तो अपने देखा था जब अपने पास 3 सेल थे तो क्या आया था, तीनों को जोड़ना पड़ा था अपन को। तो ऐसे अगर N सेल हो गए स्टूडेंट, अगर N सेल होंगे तो सबकी जुड़ जाएगी। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 और E4 डॉट डॉट E5 सबको, यानी कि En तक सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, तुल्य विद्युत वाहक बल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर अपन को निकालना है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, मैंने सारे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा आंतरिक वालों का, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट प्लस Rn, सबको जोड़ देंगे तो ये क्या माना जाएगा अपने पास, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ओके स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखना, N है। तो इसी में अगर दूसरा केस बनाते हैं अपन कि सेल तो यही है, N सेल ही है, पर अगर इन सब का मान बराबर रहे, अगर E1, E2, E3 और डॉट डॉट बराबर En, सब प्रत्येक सेल का मान बराबर है और मान कितना है स्टूडेंट, E के बराबर है। ऐसे ही आंतरिक प्रतिरोध भी R1, R2, R3 इक्वल डॉट डॉट Rn, सबका मान बराबर है, R के बराबर है। तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इस वाले केस में E इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो मुझे बताओ इसका मान भी E होगा, E2 का भी E होगा, E3 का भी E होगा और En का भी E होगा। सारे समान समान अगर जुड़ेंगे तो जितने होते हैं उतने से गुणा करते हैं। तो ये N सेल है तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, N गुणा E आएगा। ऐसे अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो वो कितना आएगा, N गुणा R, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट अपन क्या निकाल लेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हुई अपन ने श्रेणी क्रम की। इसमें एक और बात था, एक और बात नोट करनी है आपको, एक और क्या बात करनी है नोट नेक्स्ट, कि अगर ये जो अपने सेल वाला क्रम, देखो इसमें अपने एक चीज ध्यान रखिए ना, हर सेल का देखो इसमें पहले प्लस है फिर माइनस, पहले प्लस है फिर माइनस, है ना, पहले प्लस है और फिर माइनस, पहले प्लस है फिर माइनस, यानी कि समान ध्रुवता के तरह क्रम में जोड़ रहे हैं, तब तो सारे जुड़ते हैं। पर अगर किसी एक की भी ध्रुवता आपने चेंज कर दी ना, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं नोट नंबर 3 करता हूँ, इधर वाला तीसरे वाला क्रम, कि अगर 3 सेल अपने पास इस प्रकार है ना, जैसे ये प्लस का हो गया, ये आंतरिक प्रतिरोध, फिर मैंने क्या कर दिया, इधर माइनस कर दिया और फिर इधर प्लस कर दिया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, और फिर इधर प्लस का और ये फिर माइनस का कर दिया R3। ये E3 है,
ये E2 है ना, और ये E1 है, ठीक है। 3 सेल है, देखो इसका प्लस पहले है, इसका माइनस पहले है, इसका प्लस पहले है। तो अगर ऐसा करते हैं अपन, अगर क्रम चेंज करते हैं ना, तो इस वाले केस में जो तुल्य धारिता होगी ना स्टूडेंट, देखो ये E1 प्लस का मान रहा हूँ तो ये उल्टा साइन है तो इसका माइनस मानना पड़ेगा, इसका भी इसकी तरह भी साइन है यानी इसका प्लस कर लेंगे, है ना। तो कोई भी एक साइड को प्लस लेते हुए अपन मान निकाल देंगे। तो अगर ध्रुवता चेंज होती है तो उसका माइनस साइन हो जाएगा, उसका साइन भी चेंज कर देंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबकी ध्रुवता एक तरह पर तब तो जुड़ेंगे, अगर जिसकी अगर ध्रुवता विपरीत आ रही तो उसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका जो तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे ना आर इक्वलेंट, वह सेम ही आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कहीं आप सोच लो कि सर यहाँ पे से ध्रुवता चेंज कर दी अपन ने यहाँ पे, तो ये माइनस आ गया तो इसके अंदर भी माइनस कर दे ना, आंतरिक प्रतिरोध तो प्लस ही होगा, केवल विद्युत वाहक बल में होगा चेंज, है ना, वो मान कम हो जाएगा, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध का मान कम नहीं होगा, ये माइनस में नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय, थैंक यू।